नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे 3 जनवरी 2026 की डेली न्यूज एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स निर्माण के लिए माइटी ने 22 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। देखते हैं क्या है ना, समाचार के बारे में है। तो माइटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 22 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कुल स्वीकृत निवेश इतना है। इस चरण में स्वीकृत प्रोजेक्ट 22 है। उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के घरेलू निर्यात को बढ़ावा देना है। यह कदम भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को मजबूत किया जाना है, आयात पर निर्भरता घटाई जाए, भारत के वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ा जाए। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम क्या है, हम समझते हैं। योजना का स्वरूप कैसा है? यह एक PLI है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव प्रकार की योजना है। प्रोत्साहन दिए जाते हैं निम्न आधारों पर। अतिरिक्त उत्पादन करोगे तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा। रोजगार सृजन से प्रोत्साहन मिलेगा। प्रमुख डिजाइन विशेषता, फर्स्ट टू फिनिश लाइन दृष्टिकोण, जो कंपनियां उत्पादन लक्ष्य पहले हासिल करती हैं उन्हें पहले प्रोत्साहन मिलता है। इससे तेजी, दक्षता और समयबद्ध क्रियान्वयन को बढ़ावा मिलता है। लाभार्थी छोटी और मध्यम कंपनियां हैं। बड़ी स्थापित कंपनियां जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टार्टअप और वैश्विक आपूर्तिकर्ता जो भारत में निर्माण इकाइयां स्थापित कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पर इतना जोर क्यों? भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की संरचनात्मक समस्या। भारत कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की असेंबली करता है, लेकिन अधिकांश कंपोनेंट आयात करता है। भारत पर अधिक निर्भरता चीन से, पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से। कंपोनेंट का महत्व, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की रीढ़ होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पैसिव कंपोनेंट्स, सेंसर और कनेक्टर। मूल्य समर्थन कम रहता है, व्यापार घाटा बढ़ता है, आपूर्ति श्रृंखलाएं असुरक्षित बनी रहती हैं। आर्थिक और रणनीतिक महत्व के बारे में, निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत, यानी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको मजबूत करना है। भारत को केवल असेंबली आधारित विकास से गहन निर्माण की ओर ले जाना है, शिफ्ट करना है। सहायक उद्योगों और MSMEs को बढ़ावा देना है। रोजगार से सृजन करना है। प्रोत्साहन सीधे रोजगार सृजन से जुड़े हैं। कुशल और अर्धकुशल रोजगार को बढ़ावा देना है। आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, आयात पर अत्यधिक निर्भरता कम करनी है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण भू राजनीतिक तनाव के समय वैश्विक आपूर्ति व्यवधान के दौरान निवेश को प्रोत्साहन। 41,000+ करोड़ का निवेश दर्शाता है। नीतिगत स्थिरता, निजी निवेश का विश्वास, राष्ट्रीय निर्माण लक्ष्यों से संबंध, जो नेशनल मैन्युफैक्चर है ना, जो ECMS निम्न पहलुओं का पूरक है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर, क्लस्टर मतलब था गुच्छा विकास, सेमीकंडक्टर मिशन। यह भारत की उस महत्वाकांक्षा को भी समर्थन देता है जिसके तहत भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण केंद्र बनाया जाए। सरकारी नेतृत्व को भूमिका, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार प्रोत्साहन प्रतिस्पर्धात्मक रूप से दिए जाएंगे। जो कंपनियां अपने उत्पादन रोडमैप को पहले पूरा करेंगे उन्हें पहले लाभ मिलेगा। इससे जवाबदेही और प्रदर्शन आधारित समर्थन सुनिश्चित होगा। चुनौतियां क्या देखने को मिल सकती हैं? उच्च स्तरीय कंपोनेंट की तकनीकी अंतर, सटीक निर्माण में कौशल की कमी, स्थापित वैश्विक केंद्रों की में प्रतिस्पर्धा, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स और बिजली आपूर्ति की आवश्यकता। समग्र महत्व की अगर हम बात करते हैं, यह मंजूरी उत्पादन असेंबली से कंपोनेंट स्तरीय आत्मनिर्भरता की ओर बदलाव को दर्शाता है, जो निम्न के लिए अत्यंत आवश्यक है। दीर्घकालिक औद्योगिक विकास, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक स्वायत्तता। रिवीजन कर सकते हैं। MIT एक नोडल मंत्रालय है। इसको ये क्वेश्चन बनता कहाँ से बता,
माइटी से रिलेटेड है, ECMS से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंतर्गत माइटी द्वारा निवेश की घोषणा पृष्ठभूमि क्या है, ये वही इसके पहले हमने एक नया आर्टिकल छपा था। तो माइटी अनाउंस इन्वेस्टमेंट इन TN संबंधित मंत्रालय। माइटी है उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता घटाना और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में मजबूत बनाना। व्यापक दृष्टि विजन क्या है? यह पहल निम्नलिखित सरकारी अभियानों से जुड़ी है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति NEP 2019 का जो लक्ष्य है 2026 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन करना है। 120 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य हमने रखा है। प्रमुख घोषणा के विवरण क्या हैं? कुल निवेश राशि इतना है। कुल परियोजनाएं 7 हैं। राज्य तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। योजना का नाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। कंपनियों को उनके उत्पादन मूल्य का 1 से 10% तक प्रोत्साहन 6 वर्षों तक दिया जाएगा। प्रोत्साहन की दर निर्भर करेगी उत्पादन की श्रेणी पर और संचालन के वर्ष पर। मुख्य उद्देश्य उत्पादन जल्द शुरू करना और घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाना। प्रमुख निजी निवेशक और परियोजनाएं। कंपनी क्या है, मुख्यालय, ये सारी चीजें इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। इन निवेशों का महत्व क्या है? आयात पर निर्भरता घटाना। भारत तो वर्तमान में कई प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स घटक आयात करता है, जैसे पॉली प्रोपाइलिन फिल्म्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के घटक है, कॉपर, लैमिनेट्स और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इनका उपयोग होता है मोबाइल, टीवी जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकॉम उपकरणों में। नई इकाइयाँ इन घटकों की घरेलू मांग का 100% हिस्सा पूरा कर सकेंगी। घरेलू मूल्य संवर्धन में वृद्धि। वर्तमान में भारत में अधिकतर उत्पादों का असेंबली कार्य होता है, परंतु घटक आयातित होते हैं। ECMS के तहत लक्ष्य है कि घरेलू संवर्धन को 18 से 20% बढ़ाकर 40 से 45 या 50% तक किया जाए। रोजगार सृजन लगभग 5000 प्रत्यक्ष रोजगार और हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार सहायक इकाइयाँ। क्षेत्रीय औद्योगिक विकास। तमिलनाडु तेजी से एक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को भी संतुलित औद्योगिक विकास के लिए चुना गया है। ECMS योजना कैसे काम करती है? योजना की रूपरेखा, वित्तीय प्रोत्साहन, शुद्ध बिक्री का 1 से 10% अवधि, स्वीकृति की तारीख से 6 वर्ष, पात्र घटक, सक्रिय घटक, सेमीकंडक्टर, सेंसर इत्यादि, निष्क्रिय घटक, रजिस्टर, कैपेसिटर, है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल भाग, PCB, कनेक्टर, सब असेंबली, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले इत्यादि। प्रोत्साहन केवल उत्पादन शुरू होने के बाद दिए जाते हैं ताकि कंपनियां जल्दी उत्पादन प्रारंभ करें। कार्यान्वयन सिद्धांत, स्पीड टू मार्केट, जो जल्दी उत्पादन शुरू करेगा उसे लाभ मिलेगा। यह प्रणाली समय पर परियोजना पूर्णता और कुशल निष्पादन सुनिश्चित करती है। सरकारी दृष्टिकोण। अश्विनी वैष्णव बताया कि अब पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म और कॉपर लैमिनेट्स का घरेलू उत्पादन होगा, इससे आयात पर निर्भरता घटेगी। S कृष्णन IT सचिव हैं ये, कहा कि परियोजनाओं की तेजी से स्थापना आवश्यक है, समय ही मुख्य तत्व है। ध्यान केंद्रित किया गया है कि घरेलू मूल्य संवर्धन में वृद्धि हो। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की बड़ी तस्वीर। ये पैरामीटर से 2024 में इतना है, लक्ष्य इतना है हमारा। ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि ECMS कैसी योजना है? तो ये कि प्रोडक्शन लिंक्ड
इंसेंटिव है ना। इनिशिएटिव मतलब पहल होती है, इंसेंटिव मतलब तो प्रोत्साहन देना किसी को। PIL जहाँ फिनिश्ड उत्पादों पर केंद्रित है, वहीं ETMS मुख्य घटकों पर ध्यान देता है। आगे की चुनौतियाँ: उच्च प्रारंभिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है, प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है, लॉजिस्टिक्स और बिजली लागत अधिक है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता, नीतिगत स्थिरता और शीघ्र स्वीकृतियाँ आवश्यक है। त्वरित रिवीजन पॉइंट हम देख सकते हैं। कचरा प्रबंधन और परिपत्र अर्थव्यवस्था से क्या मतलब, ये क्वेश्चन बन सकता है परिपत्र अर्थव्यवस्था से, ठीक है। संदर्भ में बस्ती प्रस्तुत, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के अंतर्गत आयोजित होने वाले 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP में जो बेलेम ब्राजील में होगा, कचरा प्रबंधन को जलवायु कार्रवाई के केंद्र में रखा गया है। जलवायु वार्ताओं में कचरा क्यों महत्वपूर्ण है? कचरा विशेषकर जैविक कचरा मीथेन उत्सर्जन में बड़ी भूमिका निभाता है। मीथेन एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, कम समय में कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं अधिक प्रभावी है। COP30 ने परिपत्र सर्कुलर, परिपत्र को क्या बोलते थे वो, कितना सर्कुलर इकोनॉमी, परिपत्र इतनी कठिन हिंदी को निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति का मार्ग माना: समावेशी विकास, स्वच्छ वायु, अधिक स्वस्थ जनसंख्या। भारत का मिशन लाइफ, जिसे COP26 ग्लासगो 2021 में शुरू किया गया, लापरवाह उपभोग के बजाय सोच समझ कर उपयोग को बढ़ावा देता है, जो परिपत्र अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को पूरी तरह मेल खाता है। शहरी भारत और कचरा संबंध: तीव्र शहरीकरण, भारत में शहरी विस्तार अपरिवर्तनीय है। असली विकल्प यह है कि स्वच्छ सुव्यवस्थित शहर या प्रदूषित कचरे से भरे शहरी फैलाव। वर्तमान स्थिति: भारत के कई शहर दुनिया वर्तमान स्थिति: भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। नियामक और न्यायिक हस्तक्षेप मौजूद है, लेकिन उनका प्रभाव सीमित है। कचरा और प्रदूषण से जुड़े नागरिकों के शिकायत स्तर अपने चरम पर हैं। स्वच्छ भारत मिशन की भूमिका: खुले में शौच की समस्या को सफलतापूर्वक समाप्त किया। अब ध्यान केंद्रित किया गया है स्वच्छ शहरों पर, कचरा मुक्त शहरी क्षेत्रों पर। भविष्य की चुनौती का पैमाना: संकेतक 2030 तक कचरा उत्पादन 165 बिलियन टन प्रतिवर्ष हो जाएगा। कचरे से ग्रीन हाउस उत्सर्जन 41 मिलियन टन। 2050 तक शहरी जनसंख्या लगभग 814 मिलियन। ठीक है, 2050 तक कचरा लगभग इतने मिलियन टन। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो कचरा उत्सर्जन बढ़ाएगा, जन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, जलवायु परिवर्तन को गंभीर बनाएगा। कचरा उत्सर्जन कैसे बढ़ाएगा? ग्रीन हाउस गैसेज, बहुत सारी उसमें गैसेज होती हैं, तो उस तरीके से वजह से बढ़ाएगा। जन स्वास्थ्य को नुकसान, बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, क्योंकि जब हम किसी भी प्रोडक्ट में जो बाई प्रोडक्ट उसका निकलता है, हम कचरे से बहुत सारे सर्कुलर इकोनॉमी में उसका प्रयोग करके हम उसका दोबारा ईंधन के रूप में या अन्य प्रोडक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं।
तो अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचेगा और अर्थव्यवस्था का बहुत सारा पैसा हम ऐसी जगह निवेश करेंगे जहाँ पे कहीं ना कहीं वो पूंजीगत निवेश नहीं माना जाएगा। जलवायु परिवर्तन को और गंभीर से बनाएगा। 2026 तक कचरा मुक्त शहर कोई सौंदर्यीकरण नहीं बल्कि जीवित रहने की आवश्यकता है। गार्बेज फ्री सिटी कोई सौंदर्यीकरण नहीं है। रैखिक बनाम सर्कुलर कचरा अर्थव्यवस्था। रैखिक मॉडल वर्तमान में लेना, उपयोग करना और फेंक देना। जो एक लीनियर इकोनॉमी होती है उसमें क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उपयोग करते हैं, फेंक देते हैं। समस्याएं क्या, संसाधनों का क्षय होता है, लैंडफिल और प्रदूषण, अधिक उत्सर्जन। जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है उसमें क्या होता है, कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, ऊर्जा है ना, पुनर्प्राप्ति, इस तरह उद्योग। उद्देश्य क्या होता है, कचरे को न्यून करना, ऊर्जा और संसाधनों की पुनर्प्राप्ति, कचरे को मूल्यवान इनपुट के रूप में देखना। शहरी कचरे के प्रकार और उनका प्रबंधन। जैविक कचरा 50% से अधिक। प्रबंधन के तरीके, खाद बनाना, बायोमिथेनेशन, संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, हरित ईंधन का उत्पादन, बिजली उत्पादन, मुख्य लाभ मीथेन का संग्रह, उत्सर्जन में कमी। सूखा कचरा शहरी कचरे का 1/3 से अधिक है। ये अधिकांशतः अजैविक, नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक सबसे बड़ा खतरा है। इसमें पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रमुख चुनौती की बात करते हैं। घर के स्तर पर स्रोत पृथक्करण, पुनर्चक्रण पूरी तरह स्वच्छ पृथक्करण पर निर्भर। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है ना, फैसिलिटी का विस्तार आवश्यक है। रिफ्यूज री है ना, डीराइव्ड फ्यूल, सूखे कचरे से तैयार सीमेंट और औद्योगिक भट्टियों में उपयोग अभी भी कम विकसित, कारण कमजोर उद्यमिता, कमजोर बाजार संपर्क। इस तरीके से बनता है, ठीक है। निर्माण एवं विध्वंस कचरा। लगभग 12 मिलियन टन प्रति वर्ष। मुख्य कारण तेज शहरी निर्माण, अव्यवस्थित विकास, आम समस्या सड़कों के किनारे अवैध डंपिंग की जा रही है। यह क्यों महत्वपूर्ण है। वायु और मृदा प्रदूषण। समाधान, द्वितीयक कच्चे माल के रूप में पुनर्चक्रण, कम पर्यावरणीय क्षति होगी आवश्यकता, अलग संग्रह प्रणाली, बेहतर पुनर्चक्रण क्षमता, कानूनी और नीतिगत ढांचा। मौजूदा नियम, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016, कचरा उत्पादकों और उपयोगकर्ता कानूनी एवं नीतिगत ढांचा। मौजूदा नियम, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016, कचरा उत्पादकों पर उपयोगकर्ता शुल्क, जवाबदेही तंत्र, आगामी सुधार। निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू। अधिक सख्त अनुपालन मानक, अपशिष्ट जल एवं परिपत्रता। अपशिष्ट जल से शहरी कचरे का महत्वपूर्ण घटक है। गहरा संबंध अपशिष्ट जल के मुख्य पुनः उपयोग, मल कीचड़ प्रबंधन के बीच है ना, समर्थन प्राप्त। अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पुनर्चक्रित जल के उपयोग, कृषि, बागवानी, औद्योगिक क्रियाएं। भारत में जल संकट का अर्थ है पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग विकल्प नहीं। भविष्य की शहरी जल सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। संरचनात्मक चुनौतियां, कमजोर कचरा पृथक्करण है, अक्षम संग्रह और प्रसंस्करण है, पुनर्चक्रण और सामग्री का कमजोर एकत्रीकरण। आर्थिक चुनौतियां, पुनर्चक्रित उत्पादों की गुणवत्ता समस्या, बाजार सीमित बाजार मांग, वित्तीय व्यवहार्यता पर प्रश्न,
श्वसन संबंधी समस्याएं, अपर्याप्त परीक्षण और निगरानी, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का कमजोर क्रियान्वयन, सी एंड डी कचरे का भवन, कानूनों से कमजोर समन्वय, संस्थागत अंतराल, विभागों के बीच कमजोर समन्वय, प्रोत्साहन और दंड की कमी, प्रशिक्षित नगर निकाय कर्मियों की कमी, उभरते समाधान एवं सहयोग, राष्ट्रीय स्तर की चर्चाएं, शहरी सम्मेलन, सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलैरिटी, नीति प्रधान देशों द्वारा समर्थित है, ज्ञान और विशेषज्ञता का साझा मंच, आवश्यकता शीघ्र नीतिगत समाधान, निजी क्षेत्र की भागीदारी, नागरिकों की स्वीकृति, नागरिकों की भूमिका एवं व्यवहार परिवर्तन, नागरिकों को दिखना चाहिए स्पष्ट आर्थिक लाभ, नैतिक उद्देश्य, उपभोक्तावादी समाज में कम करना और पुनः उपयोग, कठिन पुनर्चक्रण, जिसे तकनीक, नीति और निजी क्षेत्र का समर्थन मिले, सबसे व्यवहारिक प्रवेश बिंदु, ये पॉइंट है। How India has managed to weave recap minus China, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। A little more than 6 years after India stepped away from joining the regional comprehensive economic partnership, India is in a position to reap the benefits such as grouping would have provided it without exposing itself to the risk. India and New Zealand on December 22 announced the conclusion of negotiation on the free trade agreement. Once the free trade agreement comes into effect, India would have such FTA with all the countries in the recap except for China. Trade experts say this strategy had given India market access without surrendering tariff control to China. The recap countries are the 10 ASEAN members: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। 5 और है, ठीक है। Backing out of recap. In November 2019, just as the soon to be member of recap were about to finalize an agreement, Prime Minister Narendra Modi announced India would not be a part of the grouping in its current form. The present form of the recap agreement does not fully reflect the basic spirit and the agreed guilting principles of recap. Amar Modi had said at the time, it also does not address satisfactorily India's outstanding issues and concern. In such a situation, in it not possible for India to join the recap agreement. While Mr. Modi did not expressly says it, government official and trade expert were clear the reason India did not join the grouping was because of the apprehensions related to entering into an
FTA with China. The fear was this would provide China virtually duty-free access to the Indian market. We could not have had an FTA with China. Pankaj Chanda, chairman of the Engineering Export Promotion Council of India, The Hindu. The reason not to sign the recap was only China. Chinese manufacturing is for superior and competitive. It does not think it's possible to do anything except the fact we cannot have China in the picture when it comes to the trade deals. Recap minus China. While India already had FTA with several recap members in the time, it then strategically went about concluding negotiations with the remaining members. M.R. Chanda, Chada Chadha explained. The recap minus China outcomes was part of the government strategy, he said. Aday Srivastava, founder of the Global Trade Research Initiative and a former Director General of Foreign Trade, said that the recap minus China strategy is a for superior one to join the cap itself. समझने की कोशिश करते हैं खबर क्या है ना 2019 से बाहर होने के 6 साल से अधिक समय बाद भारत ने औपचारिक रूप से शामिल हुए बिना ही आरईपीपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अधिकांश आर्थिक लाभ हासिल कर लिए हैं। भारत न्यूजीलैंड एफटीए 2025 दिसंबर 2025 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई। अब भारत के पास चीन को छोड़कर सभी रिकैप सदस्यों के साथ एफटीए है। यह एक संतुलित और सावधानी पूर्वक तैयार की गई व्यापार रणनीति को दर्शाता है जो संतुलन बनाती है बाजार तक पहुंच, रणनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा। ये क्या है हमें पता ही, हमने पढ़ ही लिया है ना, ये इसमें ये सारी चीज़ है ना, कंट्रीज है। पैमाना क्या है वैश्विक, हाँ ये कॉन्सेप्ट याद रखने की बात हो सकती है। वैश्विक जीडीपी का लगभग 30% जो आरसीईपी कंट्रीज हैं ये जो है होल्ड करती हैं और वैश्विक जनसंख्या का लगभग 30%। ठीक है। उद्देश्य शुल्क में उदारीकरण, आपूर्ति श्रृंखला का एकीकरण, व्यापार को सुगम बनाना। भारत ने आरसीईपी से बाहर होने का निर्णय क्यों लिया 2019 में? भारत का बाहर होना रणनीतिक था, अलगाववादी नहीं। मुख्य कारण चीन का लगभग शून्य शुल्क वाले चीनी आयात की आशंका, घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचाने वाली आयात बाढ़ का जोखिम था। हम ये देखते हैं इसमें देखो कितने कितने राज्य 10 मेंबर है आसियान में। ठीक है। 10 मेंबर ऑफ आसियान लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनई है, फिलीपींस और वियतनाम है। फिर आपका यहाँ पे साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और ना ये 5 अदर मेंबर हैं। विनिर्माण असमानता, चीन का बड़ा पैमाना सब्सिडी और बेहतर लॉजिस्टिक्स है। भारतीय एमएसएमई और विनिर्माण पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। व्यापार घाटा होता अगर हम चीन इसका हिस्सा होते तो। पहले से बढ़ता घाटा चीन के साथ आसियान देशों के साथ है ना। कमजोर सुरक्षा उपाय, निम्न क्षेत्रों के लिए अपर्याप्त सुरक्षा, कृषि एमएसएमई है ना, विनिर्माण, टैरिफ कटौती की समय सीमा में सीमित लचीलापन देखने को मिलता। रूल्स ऑफ ओरिजिन पर कमजोर नियंत्रण। आधिकारिक बयान आरसीईपी सहमत मार्गदर्शन सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करता था और भारत की मुख्य चिंताओं का समाधान नहीं करता था। आरसीईपी
माइनस चीन रणनीति क्या है? मतलब जो आरसीईपी का जो उद्देश्य था वो इंडिया ने चीन को हटाकर पूरा कर दिया। सिंपल सा मतलब ये 15 में से 14 आरसीईपी सदस्यों के साथ द्विपक्षीय एफटीए है भारत का। चीन के साथ पूर्ण एफटीए नहीं है, बनाए रखना टैरिफ की संप्रभुता है ना। नीतिगत लचीलापन रणनीतिक सत्ता, विशेषज्ञों की राय है इसे स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है, जो इनसे बेहतर है। बिना सोचे समझे इतने शामिल हो जाना और ये सारी चीज़ें है ना, ठीक है। भारत चीन व्यापार ढांचा, भारत और चीन के बीच व्यापारिक जुड़ाव केवल इसके माध्यम से है ना। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट प्रकार वरीयतापूर्ण व्यापार समझौता है, चुनिंदा वस्तुओं पर सीमित टैरिफ रियायतें, व्यापक टैरिफ समाप्ति नहीं होती है। इसमें महत्व क्या है? अनियंत्रित चीनी आयात उछाल को रोकता है, ये जो है ये वाला एपीटीए। भारत की मूल भाव क्षमता बनाए रखता है। आरसीपी भारत के लिए अधिक जोखिम भरा क्यों होता है? एकीकृत संरचना के कारण देश विशिष्ट सुरक्षा कमजोर पड़ती है। कमजोर रूल्स ऑफ ओरिजिन, चीनी वस्तुएं आसियान के माध्यम से परोक्ष रूप से प्रवेश, भारत विशिष्ट चरणबद्ध उदारीकरण का अभाव, निम्न पर नियंत्रण कम, औद्योगिक नीति, एमएसएमई संरक्षण, रणनीतिक क्षेत्र। आरईसीपी सदस्यों के साथ भारत के एफटीए 2014 से पहले है ना, आसियान से हो चुका था, भारत दक्षिण कोरिया से हो चुका था, जापान से हो चुका था, आसाम से और न्यूजीलैंड से हो चुका है। समस्या क्या है? अटिगा से आसियान के साथ व्यापार घाटा तेजी से बढ़ा है। पुनः वार्ता जारी है लेकिन प्रगति धीमी। 2014 के बाद एफटीए रणनीतिक मोड़। ऑस्ट्रेलिया से हमने किया है 2022 में और न्यूजीलैंड से, दो जो बच रहे थे हमने ये सारी चीज़ें कर दी। भारत न्यूजीलैंड एफटीए की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? भारतीय निर्यात के लिए शून्य शुल्क बाजार पहुंच, लगभग $20 अरब का निवेश प्रतिबद्धता है। निम्न क्षेत्रों में भारत की भूमिका मजबूत, प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक व्यापार ढांचा। आरसीपी कवरेज का पूरा करता है चीन को छोड़कर। आगे की चुनौतियां, आसियान के साथ व्यापार घाटा, पुराने एफटीए में पुनर्संतुलन की आवश्यकता, अधिक मजबूत सुरक्षा उपाय और पारस्परिकता चाहिए। घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता, एमएसएमई और विनिर्माण में उत्पादकता अंतर, आवश्यकता, कौशल उन्नयन, लॉजिस्टिक्स सुधार, पैमाने की दक्षता, भू राजनीतिक दबाव, रणनीतिक बहुध्रुवीयता की जरूरत, चयनात्मक जुड़ाव, ब्लॉक पर निर्भरता से बचाव, आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्संयोजन। एफटीए का उपयोग चीन केंद्रित श्रृंखलाओं से विविधीकरण के लिए। आगे की रणनीतिगत समन्वय, एफटीए को निम्न के साथ संरेखित करना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। एफटीए का उपयोग निर्यात को सक्षम बनाने के लिए, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने के लिए, मात्रा नहीं गुणवत्ता वाले एफटीए पर जोर। निष्कर्ष क्या निकलता है? आरसीईपी के बाद भारत की दिशा एक परिपक्व हित आधारित व्यापार नीति को दर्शाती है। चीन के प्रति रणनीतिक अति उजागर से बचाव, द्विपक्षीय एफटीए के माध्यम से बाजार पहुंच सुनिश्चित, टैरिफ और नीतिगत स्वायत्तता सुरक्षित, इंडो पैसिफिक में आर्थिक उपस्थिति मजबूत। मुख्य निष्कर्ष, भारत अब बड़े व्यापारिक ब्लॉकों का निष्क्रिय हस्ताक्षर करता नहीं बल्कि एक चयनात्मक और रणनीतिक वार्ताकार है। त्वरित पुनरावृत्ति की बात करते हैं, ये सारी चीजें हैं। 30% जनसंख्या और 30% जीडीपी, 14 देशों के साथ। ये क्वेश्चन है कुछ। सोमाली लैंड को इजराइल की मान्यता, सोमाली लैंड को इजराइल ने मान्यता दे दी है। हॉर्न और अफ्रीका में 4 कंट्रीज आते हैं। सोमालिया, इसे हम सीड से समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट है सीड, ठीक है। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती है ना, इसमें 4 है। और
समझने की कोशिश करते हैं। इसराइल पहला देश बन गया है जिसने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा के बाद पिछले 30 से अधिक वर्षों में किसी भी देश ने सोमालीलैंड को मान्यता नहीं दी थी। यूपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संप्रभुता, अलगाव, क्षेत्रीय भू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सोमालीलैंड को समझना। सोमालीलैंड क्या है? सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक स्वघोषित गणराज्य है। इसने 1991 में सोमालिया से अलग होकर स्वतंत्रता की घोषणा की जब सोमालिया गृहयुद्ध में टूट गया। इसके पास है अपनी सरकार, अपनी मुद्रा, सुरक्षा बल, तुलनात्मक रूप से राजनीतिक स्थिरता। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। कानूनी रूप से इसे अब भी सोमालिया का हिस्सा माना जाता है। अवधारणा: वास्तविक राज्य जो व्यवहार में राज्य की तरह कार्य करता है लेकिन कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। भौगोलिक संदर्भ: हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालीलैंड एक रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है। लाल सागर के पास प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों के निकट है। इसके पड़ोसी देश हैं जिबूती, इथोपिया। हाँ, ये देख लीजिए, ये किससे किससे साझा करता है? जिबूती से साझा करता है, इथोपिया से साझा करता है। दो ही देश हैं जिससे ये अपने बॉर्डर साझा करता है। इधर ये है। इसके पूर्व में स्थित है हिंद महासागर। इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता क्यों दी? रणनीतिक हित: अफ्रीका में इजराइल की कूटनीतिक उपस्थिति का विस्तार। लाल सागर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण प्रभावों का संतुलन। अब्राहम समझौते से संबंध: इजराइल ने कहा कि यह मान्यता अब्राहम समझौते की भावना के अनुरूप है। सोमालीलैंड ने अब्राहम समझौते में शामिल होने की इच्छा जताई है। अब्राहम समझौते इजराइल और कुछ मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंध सामान्य करने वाले समझौते की श्रृंखला है। सहयोग के क्षेत्र: इजराइल निम्न क्षेत्रों में सहयोग चाहता है: कृषि, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था। सोमालिया और अफ्रीका की प्रतिक्रिया। सोमालिया का रूप: सोमालिया अलगाव का कड़ा विरोध करता है। वह सोमालीलैंड को अपने क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा मानता है। राजधानी सॉरी मेगादिशु। अफ्रीकी क्षेत्रीय संस्थाएं: अफ्रीकी क्षेत्रीय शासकीय संस्थाओं ने इजराइल की मान्यता को अस्वीकार किया। अफ्रीका सामान्यतः क्षेत्रीय अखंडता और औपनिवेशिक सीमाओं के सिद्धांत का पालन करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का दृष्टिकोण: राज्य बनने के लिए मोंटेविडियो कन्वेंशन है, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकारी और एक तरीके का संप्रभु सरकार होनी चाहिए। सोमालिया अधिकांश मानदंडों को पूरा करता है लेकिन इसके पास व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है। मुख्य ये सारी चीजें हैं। मान्यता एक राजनीतिक कार्य है यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत स्वतः नहीं मिलती। यह मान्यता क्यों महत्वपूर्ण है? क्षेत्रीय प्रभाव: जैसे अन्य अलगाववादी आंदोलनों को प्रोत्साहन मिल सकता है। सोमालिया और अधिक अस्थिर हो सकता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की भू राजनीतिक बदल सकती है। वैश्विक प्रभाव: अफ्रीका की दीर्घकालिक अलगाव विरोधी नीति को चुनौती। निम्न प्रश्न उठते हैं: चयनात्मक मान्यता कूटनीति में शक्ति, राजनीति। भारत का संभावित रुख: भारत पारंपरिक रूप से समर्थन करता है क्षेत्रीय अखंडता की, गैर हस्तक्षेप या अहस्तक्षेप। संभवतः भारत सोमालीलैंड को मान्यता देने से बचेगा। भारत की रणनीतिक हित से जुड़े हैं सोमालिया, लाल सागर, हिंद महासागर क्षेत्र, ये सारा चीजें हैं पॉइंट। कुछ क्वेश्चन था, अरे देखो, हाँ क्वेश्चन बन चुका है, 2023 में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दशकों से नागरिक संघर्ष और भोजन की कमी से पीड़ित है और हाल के दिनों में अपने बहुत गंभीर अकाल के लिए खबरों में था? सोमालिया। ठीक है, ये देखो,
ये क्वेश्चन फिर है, देखो ये देखो, मतलब कि क्षेत्र और वह देश जहाँ यह स्थित है। काचीन, टाइग्रे, ये सारी चीजें है ना। डी कोई नहीं। स्पष्टीकरण, ये सीरिया में नहीं है ना। पूर्वी यूक्रेन के एक संघर्ष क्षेत्र है, सीरिया नहीं है। यह रूस यूक्रेन युद्ध के कारण खबरों में रहा है, गलत जोड़ी। दूसरा है काचिन, इथोपिया। काचिन म्यांमार का एक राज्य है ना। इतने जातीय सशस्त्र समूहों को शामिल करते हुए लंबे समय से चले रहे विद्रोह को देखा है। इसका इथोपिया से कोई संबंध नहीं है। और तीसरा है टाइग्रे, उत्तरी यमन है ना। टिग्रे उत्तरी इथोपिया, इथोपिया का एक क्षेत्र है। यह टाइग्रे संघर्ष 2020 के बाद के कारण खबरों में था। उत्तरी यमन असंबंधित है, गलत जोड़ी। ये सारी चीजें। हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो उन सभी के लिए समान है? डी, तख्ता पलट। ये क्वेश्चन फिर है, बीडी बीडी उत्तर पश्चिमी केन्या, केन्या ये नहीं है ना। उत्तर पश्चिमी केन्या में एक बड़ी शरणार्थी बस्ती है, नहीं, गलत बात है। दक्षिण सूडान के गृह युद्ध से भागने वाले कुछ लोग बीडी बीडी में रहते हैं। तीसरा, सोमालिया में गृह युद्ध से भागने वाले कुछ लोग। 2 और 3 सही है। ये देखो है ना। ठीक है साथियों, धन्यवाद।